जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हाडिया से मिलवाएंगे। डॉक्टर हाडिया मध्य भारत के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं। देवी अहिल्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रेन, हार्ट, लंग समेत कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर हाडिया करीब 35 सालों से मरीजों का इलाज करके उनके चेहरों पर मुस्कान फैला रहे हैं। कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी से पीड़ित मरीजों के जीवन में हमेशा से जीने की एक नई आस जगा देते हैं मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया। मेडिकल क्षेत्र में आज इन्हें करीब 17 साल का अनुभव है। जटिल बीमारियों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए इन्होंने साल 2003 में इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की। यहां इन्हें ब्रेन, हार्ट, लंग से जुड़ी असाध्य बीमारियों पर अच्छे परिणाम हासिल हुए। देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देने में भी डॉक्टर हाडिया का अहम योगदान रहा है। तमाम कैंसर मरीजों के चेहरों की मुस्कान लौटाते डॉक्टर अजय हाडिया को हमारा सलाम। सलाम इंडिया के इस मंच पर हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हाडिया, जिनके बारे में आपने जाना और समझा, और बारीकी से हम समझेंगे किस तरह से समाज सेवा में, जनता की सेवा में, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं। अपने द्वारा उठाए गए कदमों से वो एक सराहनीय कदम तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ जनता के लिए भी एक मिसाल है, खासकर उन डॉक्टर्स के लिए जो इस पेशे में हैं। बावजूद इसके कई बार कुछ खामी आ जाती हैं, कमी आ जाती हैं या फिर चुनौतियां आ जाती हैं, तो फिर वो सोच पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। लेकिन डॉक्टर अजय हाडिया की बात करें तो उनकी जिंदगी के ऐसे कई अनछुए पहलू हैं जिनको आज हम सामने रखेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हाडिया जी। डॉक्टर अजय हाडिया जी, सबसे पहले सलाम इंडिया के मन से मैं आपको सलाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार सर। डॉक्टर अजय हाडिया, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि इस कोरोना महामारी के बीच एक कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक के तौर पर आपके लिए सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? इस दौरान आपके सामने कई परेशानियां भी आई होंगी, आपको कई बार लगा होगा कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो इस चुनौती को और भी बढ़ा देते हैं। कैसा रहा यह सफर? सर, मैं इस बात कहना चाहूँगा कि पिछले 35 वर्षों में हमने बहुत सारी बीमारियाँ, जो असाध्य बीमारियाँ, जो ड्रेडफुल क्रॉनिकल डिसीज़ हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट डिसीज़ है, लीवर डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, इन सब पे हमने क्लिनिकल ट्रायल किया है और बहुत सारी हमने सफलता प्राप्त की है। और हमने जब 2019 में कैंसर पर, जहाँ पर हमारा मॉडर्न साइंस फेल हो जाता है और जहाँ पर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद में जब रिकरेंस कैंसर होता है और जब पेशेंट दर्द से, असहनीय दर्द से पीड़ित होता है, जहाँ मॉर्फिन और पैथेडी भी फेल हो जाती है, उस स्टेज में हमारे जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब घर ले जाके इनको आराम करिए, और पेशेंट दर्द से तड़पता होता है। उस स्टेज के मरीजों को हमारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल सतत बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है। और हमारे यहाँ से जो मरीज जब आते हैं, रोते हुए मरीज आते हैं, और यहाँ से जब डिस्चार्ज होकर जाते हैं हंसते हुए जाते हैं। हमने ये देखा है कि जैसे ही कोरोना की जो कोविड-19 जब चालू हुआ और इसके बाद जो लॉकडाउन की स्थिति आई, उस समय हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि अचानक से ट्रेनें बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, सब पूरा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, और कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित मरीज को इलाज मिलना बंद हो गया। और मरीज हमारे हॉस्पिटल में आना चाह रहे हैं, परंतु उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं है। और उसके बावजूद भी हमें प्रशासन ने, इंदौर प्रशासन ने हमें मदद की और हमारे मरीजों को आने के लिए परमिशन मिली, और बहुत सारे कैंसर के मरीज इस बीच हमारे हॉस्पिटल में आए और उन्होंने हमारा इलाज लिया और यहाँ से सफलतापूर्वक इलाज करके यहाँ से ठीक होकर यहाँ से गए। जी सर, ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, एक ऐसे ही इलाज की पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो ये एनर्जी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो फिर ऐसे में कोविड मरीजों के लिए भी क्या आपने किसी तरह के प्रयास किए, क्या कुछ हुआ, जरा इस बारे में विस्तार से बताइए। एक बहुत ही अहम जानकारी है, नई जानकारी है दर्शकों के लिए।
जी सर, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल साइंस जो है वो एनर्जी बेस्ड साइंस है, और इसमें जो बीमारी का जो मुख्य कारण माना जाता है वो म्यूटेशन ऑफ ब्लड और लिम्फ। हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। इसी की इम्प्योरिटी से हमारे शरीर के अंदर बीमारी होती है। वो बीमारी चाहे हार्ट डिसीज़ हो, चाहे लिवर डिसीज़ हो, चाहे रिनल फेलर हो, या कोविड जैसी महामारी हो। तो जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, उसका एनर्जी लेवल कम होता है, तो ये बीमारी होती है। जैसे हम देखते हैं कि कोविड के अंदर भी हमने देखा है कि जो मरीज जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, शुगर से हैं, हाई ब्लड प्रेशर से हैं, या रिनल डिसीज से है, उनको इस बीमारी का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उनको जान बचाने में बहुत मेहनत करना होती है। तो हम कहते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये बीमारी का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो हमारी ये जो एनर्जी साइंस, हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है, ये कोविड के अंदर भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। हमने ऐसे कई मरीज हमारे पास में हैं, करीब सैकड़ों मरीज हमारे पास आए हैं, और हमने इस मेडिसिन को हमने उनके घर पर या हॉस्पिटल के अंदर हमने उस मेडिसिन को दिया, और हमने देखा है कि उनका जो रिकवरी रेट है बहुत हाई रिकवरी रेट रहा है, और उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हम जो बोलते हैं, इसके बाद में जो कोविड से उबरने के बाद में जो वीकनेस होती है, वो वीकनेस से भी उन्हें छुटकारा पाया है। तो हमने ये रिजल्ट लिए हैं कि हमारे पास ऐसे भी मरीज आए हैं जिनका जो लंग्स का जो सिटी स्कैन कराया है, जिसका 22 और 25 उनका लेवल रहा है, वो मरीज भी हमारी मेडिसिन हमने जब दी है तो उस कोविड से, उस कोरोना से वो। डॉक्टर अजय हाडिया, यही वजह है कि सलाम इंडिया के मन से हम ऐसे लोगों को 100% तक लाभ बुलाते भी हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं कि उन्होंने इस कोरोना काल में वो कौन कौन से कदम उठाए हैं जिसके तहत लोगों को उनकी मुश्किलों से निजात मिल रही है, वो एक बार फिर से स्वस्थ हो पा रहे हैं। और आप बने रहिए अजय जी हमारे साथ, अभी बहुत ऐसी बातें हैं जिस पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो आपने समझा और जाना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और किस तरह से कोरोना के मरीजों के लिए भी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देवी अहिल्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद से ब्रेन, हार्ट, लंग्स संबंधित कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका बेहतर तरीके से यहां पर मरीजों का इलाज हो सका। और सिर्फ इन्हीं बीमारियों का नहीं, बल्कि अगर हम बात करें इस कोरोना काल की, कोरोना काल के दौरान भी तमाम तरह की जो मुश्किलें सामने आई, उन मुश्किलों का डॉक्टर अजय हाडिया ने सामना भी किया, और उन चुनौतियों को तब तक ही चुनौती रहने दिया जब तक कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गए और स्वस्थ होकर अपने घर मुस्कुराते हुए घर लौटे। एक बार फिर से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर अजय, आफ्टर 1947 हमारे देश के मेडिकल सेक्टर ने कई चुनौतियों से पार पाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन सर कोरोना काल में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर भी थी। मेडिकल सेक्टर के लिए सबसे संघर्षशील वक्त रहा ये। एक एक्सपर्ट चिकित्सक के नाते आप इस दौरान आपने जो तस्वीरें देखी, जो मेडिकल सेक्टर का हालात देखे, पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं, आंकते हैं? देखिए, हम देखते हैं कि जो महामारी है 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या इसके पूर्व भी कई शताब्दी में महामारी आती रही है, और उस समय हमने ये देखा है कि उस समय लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मृत हो जाया करते थे, मर जाते थे। परंतु आज के समय में इस मॉडर्न साइंस ने इतनी तरक्की तो जरूर कर ली है कि आज इतने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। हम बोलते हैं कि आज हम लगभग भारत में 3 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो गए, परंतु उसमें से जो मरने वालों की संख्या मात्र 1.5% 2% ही है। तो हमारे मॉडर्न साइंस ने इतनी तो तरक्की की है कि एक अवेयरनेस इसमें पैदा कर दी गई है कि भाई हमें साफ सफाई रखना है, हमें हाइजीनिक होना है, हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा रखना है। तो हम इस कोरोना जैसे महामारी से भी हम जंग को जीत पा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ी हमें ये है कि हमें भय को, जो डर हमें हमारे मन में आ जाता है, उसको हमें हटाना होगा। जैसे हम सोचते हैं कि हमें कोरोना हो गया है, तो वैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 हो जाता है, 85 हो जाता है। तो यही कारण है कि भय, तो ये भय से हमें मुक्त होना होगा। यदि भय से मुक्त हो जाएंगे तो कोरोना जैसी बीमारी से भी हम लड़ तो रहे हैं और इससे हम जंग जीतेंगे भी। तो यही मेरी, हमारे जितने भी जो लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मैं यही विनती करूंगा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से हमें लड़ना है। सर बहुत सकारात्मक ये बात है, सोच है, विचार है।
और यही हमारा मकसद है इस मंच के माध्यम से आप जैसे जानकार एक्सपर्ट्स लोगों तक ये सकारात्मक संदेश पहुंचाएं और उसका असर भी देखने को जल्द ही मिले। सर, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं कैंसर से कंसर्न्ड बीमारियों को लेकर, इसलिए ये सवाल यहां पर रखना बहुत जरूरी है। कोरोना के संकट में कैंसर मरीज किस तरह से खुद का ध्यान रखें, साथ ही ये भी सर कि कैंसर की जो प्रमुख वजह है आप उसे क्या मानते हैं, क्योंकि अपने आसपास हम देखते हैं कई परिवारों में जब तक कैंसर नहीं पता चलता है तब तक उसे गंभीर बीमारी के तौर पर ना तो कोई परिवार देखता है, समझता है, लेकिन जैसे डिटेक्ट हुआ उसके बाद घबराहट और चिंता बहुत बढ़ जाती है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कैंसर जो होने की मुख्य वजह जो है, एक तो जो पेस्टिसाइड जो है, अब जो हमारे भोजन में जो हमें पेस्टिसाइड जो मिल रहा है, जहर मिल रहा है, हमारे जितने भी फसलें हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं या हम जो भी अनाज ले रहे हैं, वो सब में पेस्टिसाइड मिला हुआ है। तो ये एक सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा हम जानबूझकर हम जानते हैं कि सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। इसके बाद भी हमारे जो लोग हैं वो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और कैंसर। अभी हम ये देख रहे हैं हमारा इस हॉस्पिटल में कि मैक्सिमम जो मरीज होते हैं वो माउथ कैंसर से आते हैं, जिनको टंग कैंसर होता है, बकल म्यूकोसा होता है, जिंजिवाइटिस होता है। तो ये और हम ये देखते हैं कि उसमें से 99 मरीज होते हैं वो किसी ये तंबाकू खाने से, स्मोकिंग करने से उन्हें बीमारी हो रही है। तो यही सबसे एक प्रमुख कारण है कि यदि हम इसको अवॉइड कर दें, यदि इसको बंद कर दें तो बहुत कुछ कैंसर से बचा जा सकता है। और साथ पे यदि हम अच्छी डाइट लें और साथ में हम योगा करें और साथ के अंदर यदि हम अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हम लोग यूज़ करेंगे तो निश्चित है कि कैंसर की बीमारी से लड़ा जा सकता है और कैंसर से दूर रहा जा सकता है। डॉक्टर अजय हाडिया, हर बीमारी से जुड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन्हें हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि वो बीमारी हमको घेर नहीं लेती है। कैंसर से भी डेफिनेटली जुड़े होंगे, तो जो कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें कैसे खत्म किया जाना चाहिए और कैसे हम कैंसर को हरा सकते हैं? देखिए सर, इसमें जो कैंसर के अंदर मुख्य रूप से जैसे ही कोई बीमारी होती है जो कुछ समय तक ठीक नहीं होती है और जब हम किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाते हैं और जब सीटी स्कैन कराया जाता है तो पता लगता है कि कैंसर है। और जब जैसे ही कैंसर का पता लगता है तो परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं कि वो एकदम से घबरा जाते हैं कि अब इस मरीज का क्या होगा, और ये कोशिश करते हैं कि मरीज को ये भी नहीं बताया जाए कि इसे कैंसर हुआ है, क्योंकि जैसे ही उसको पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया तो वो सोचता है कि अब इसकी लाइफ ही खत्म हो गई है। तो सबसे बड़ा जो कैंसर को कारक जो है कि हमें हमारे मन में एक भय आ जाता है। जैसे कोविड के अंदर, कोरोना में भी जब होता है तो भय आता है, तो हमें इस भय से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। यदि हम भयभीत नहीं होंगे तो उस बीमारी से हम लड़ सकते हैं कि जैसे ही हमारे मन में भय आता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो हमें भयभीत नहीं होना है। और सर्वप्रथम हम ये कहते हैं कि जैसे इसका जो इलाज होता है वो जनरली हम ट्रेडिशनल जो हमारा इलाज है वो सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है। और हमारा ये मानना है कि जैसे ही इसकी बायोप्सी होती है, बायोप्सी होते से ही कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। सर्जरी करने के बाद में और कीमोथेरेपी के बाद में रिकरेंस होता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर होता है कि रिकरेंस होता है। और उसके बाद में क्या पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे कीमोथेरेपी जो शरीर के बाल निकल जाते हैं, उसको वॉमिटिंग होती है, नाउजिया होता है, भूख लगती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये हमारे पास यदि पेशेंट, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास मैक्सिमम जो लास्ट स्टेज के अंदर आते हैं जो पूरा इलाज ले चुके होते हैं, तो हमारे पास जो मरीज आता है तो हमारी जो मेडिसिन है वो एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी लेवल बढ़ाती है। और इसके बाद में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हम पेशेंट को 7 दिन अपने एडमिट करते हैं, वो सब कॉम्प्लिकेशन 80% 90% 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को हमारी मेडिसिन बहुत अच्छे से ठीक करती है। अर्ली स्टेज में यदि मरीज आता है तो कैंसर ठीक भी हो जाता है। जी डॉक्टर अजय हाडिया सर, आपने अभी कीमोथेरेपी का जिक्र किया, आपने रेडिएशन का जिक्र भी किया। कई लोगों के जहन में सवाल आना लाजमी भी है कि क्या कीमोथेरेपी और बिना रेडिएशन के कैंसर का इलाज संभव है क्या? बिल्कुल सर, मैं कहूँगा कि बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम जब जब कीमोथेरेपी लेते हैं या रेडिएशन लेते हैं उसके बाद भी कैंसर शरीर से नहीं जाता है।
यदि हमारे पास में पेशेंट यदि अर्ली स्टेज में आ जाता है या बिना कीमोथेरेपी बिना रेडिएशन के हमारे पास यदि मर जाता है, तो हम कहेंगे कि हम उनकी लाइफ को जो उन्होंने मॉडर्न साइंस का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया उससे ज़्यादा लाइफ को हम लोग प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और ये भी हमने देखा है कि हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं जो मेटास्टेटिस के मरीज हैं और जो हमारे पास आए हैं उनका कैंसर ठीक हो गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हम बिना कीमो और बिना रेडिएशन के भी कैंसर को ठीक कर सकते हैं। जी सर, अब जरा मैं आपके अस्पताल से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा ताकि इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुँच सके, खासकर जो कैंसर से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि उनका बेहतर तरीके से इलाज सही जगह पर हो सके। सर, आपके अस्पताल में जो विशेषकर कैंसर मरीजों के लिए स्थापित किया गया है सिस्टम पैन एंड पैलिएटिव केयर, ये किस तरह की भूमिका अदा करता है कैंसर के मरीजों के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सके? जैसे कि सर WHO ने डिसाइड किया है कि कैंसर एक असाध्य बीमारी, कैंसर कभी ठीक नहीं होता है। तो जनरली जब सर्जरी के बाद में जब कीमोथेरेपी या हम रेडिएशन देते हैं तो कैंसर का ये इलाज पैलिएटिव केयर में ही आता है। तो हमने भी हमारे सेंटर का नाम हमने पैलिएटिव केयर दिया है और इस पैलिएटिव केयर के अंदर हम पेशेंट्स का जो मनोबल है, मोरल है, वो हम उसका हाई करते हैं और उसकी एनर्जी को हम बूस्टअप करते हैं। और एनर्जी यदि बूस्टअप हो जाती है और शरीर के अंदर यदि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का लेवल यदि सही हो जाता है तो कैंसर ठीक भी हो जाता है। जी। तो पैलिएटिव केयर के अंदर मुख्य रूप से जहाँ पे मॉर्फिन और पैथिडीन भी उस बीमारी को रोक नहीं पा रही है या दर्द को रोक नहीं पा रही है, हमारी मेडिसिन के अंदर ना कोई सेडेटिव ड्रग है ना कोई केमिकल है। हमारे मेडिसिन में केवल प्लांट्स की एनर्जी है, जो प्लांट्स की एनर्जी नेचर से जो प्लांट्स जो पौधे होते हैं जो सनरेज से या पृथ्वी के अंदर जो न्यूट्रिशंस मिलता है उससे एनर्जी जो प्राप्त करते हैं, उस एनर्जी को हम कोएबेशन मेथड से, फर्मेंटेशन मेथड से उसको प्रिजर्व करते हैं, उसकी एनर्जी निकाल के पेशेंट को देते हैं। और पेशेंट के अंदर देने से ही उस पेशेंट की एनर्जी लेवल बूस्टअप होती है, उसका दर्द या अन्य कॉम्प्लिकेशन तुरंत खत्म होता है। जी अजय सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात कर रहे थे, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। ये सवाल पहले छूट भी गया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर का इलाज कराना कितना महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए ये आप जानते भी हैं कि मरीज के जेब पर ज्यादा असर भी ना पड़े और उसका इलाज भी हो सके, ये हर परिवार की चाहत होती है, खासकर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं। तो कितना महंगा है और क्या इस इलाज में सरकार द्वारा जारी आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कोई लाभ मरीज को मिलता है? बिल्कुल सर, मैं अपने जी न्यूज के माध्यम से मैं एक सरकार तक भी अपनी बात में कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो हमें आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, चूंकि हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसको सरकार ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। तो यही सबसे बड़ी कारण होता है कि मरीज चाहते हुए भी इलाज नहीं ले पाता है। हमारा जो इलाज है बहुत महंगा नहीं है। हम देखते हैं कि जब कैंसर होता है तो मरीज को 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख से लेकर 50 लाख तक वो खर्च करता है। हमारा जो ट्रीटमेंट है उसके मरीज में बहुत ही सस्ता इलाज है और एक नॉर्मल व्यक्ति भी हमारे इलाज को ले सकता है। हमारा जो इलाज की जो पहले हम जो 7 दिन अपनी यहाँ एडमिट रखते हैं उसका जो खर्चा 40,000 से 70,000, 80,000 के बीच आता है, जिसके अंदर उसका हॉस्पिटलाइजेशन प्लस उसकी मेडिसिन सभी उसमें इंक्लूड होती है। और साथ में हम अपने मरीजों को कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है उनको 6 से 8 महीने तक लेना होती है और 6 से 8 महीने में ही उसकी लाइफ डिसाइड हो जाती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि 6 से 8 महीने के अंदर मरीज पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अजय सर, आपने जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी महंगा है और नहीं है महंगा, क्या स्थिति है, इसको लेकर जानकारी दी है। अब तो विशेषकर इस पर बात करना और बारीकी से जरूरी हो गया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उससे ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति कितनी अलग है? बिल्कुल सर, हम ये कहेंगे कि हम जो हमारे 5 नजर में हमारी 5 किस्म पद्धतियाँ आती हैं, जैसे एलोपैथी आती है। एलोपैथी मीन्स विपरीत चिकित्सा पद्धति जिसके अंदर एंटीबायोटिक दी जाती है। मात्र एक ही इलाज है कि एंटीबायोटिक फोर्सफुल किसी बीमारी को ठीक करना या कुछ समय के लिए उस बीमारी को रोक देना, ये एलोपैथी की अपनी खासियत है। एलोपैथी में किसी भी बीमारी का मैनेजमेंट किया जाता है, पूर्ण रूप से किसी बीमारी को ठीक नहीं की जा सकती है, केवल मैनेजमेंट करते हैं। यदि किसी को हार्ट डिसीज हुई है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसका मैनेजमेंट करते हैं और साथ के अंदर उसको ताउम्र तक ब्लड प्रेशर की दवा लेनी होती है। रीनल डिसीज हो गई है तो उसके ताउम्र तक उसको डायलिसिस कराना होता है या उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। सर, वक्त कम है, मैं बहुत संक्षेप में 2 लाइन में जानना चाहूंगा आपसे कि कैंसर मरीजों को खान पान संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
सर्वप्रथम सर हम ये कहेंगे कि कैंसर मरीजों को अपने प्रोटीन डाइट पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। जो प्रोटीन जो होता है वो कैंसर के मरीजों का खाना होता है। कैंसर सेल्स जो होती हैं वो प्रोटीन खाती हैं। तो हम अपने मरीजों को, ये हमारे जितने भी कैंसर जो ये न्यूज़ सुन रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि अपने डाइट जो है वो प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर दें और अल्कलाइन डाइट लें। हाई प्रोटीन बिल्कुल बंद करना है। अल्कलाइन डाइट मतलब वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है जी। और इसी का हम अधिक से अधिक सेवन करेंगे तो हम कैंसर को शरीर में पनप नहीं देंगे। कैंसर का जब फूड ही नहीं होगा तो कैंसर शरीर से बाहर हो जाएगा। डॉक्टर अजय हाडिया, आपने अपने कैरियर के दौरान जो कुछ सीखा, समझा, रिसर्च किया, उन अनुभवों के आधार पर आज के टाइम में आप बतौर कैंसर एक्सपर्ट कई मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके पूरे परिवार को मुश्किलों से निकालने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयासरत हैं, नए नए पद्धतियों के जरिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, हम आज इस मंच से ZMPCG की टीम की ओर से आपको सलाम इंडिया के इस मंच से आपको सम्मानित करते हैं। डॉक्टर अजय हाडिया, आने वाले भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।